गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को जीके एज वेल एज जीएस एज वेल एज जीए कुछ भी को कह लो, सभी इसके अंदर जनरल अवेयरनेस में सब आ जाते हैं। उसके बारे में मैं आज धमाका वन, दे आर चैलेंजिंग क्वेश्चंस और आप लोगों को हर तरफ से आपको सीखना है। आप पेन और पेपर लेके बैठ जाइएगा क्योंकि ये काफ़ी लॉन्ग सेशन होने वाला है। सो शायद 1.5 घंटा तक हो सकता है। आप लोग प्लीज़ इसको आराम से बैठ के देखिएगा, काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और इस वीडियो को ऑनलाइन देखने की कोशिश करिए ताकि आपको जो भी सवाल दिया जाए, जो सवाल आपको समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कि आपको लगे कि ये मुश्किल है, उसको नोट डाउन कर लीजिए। जो आसान है उनको आप स्किप करते चले जाइएगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या स्लाइड्स दिए गए हैं। काफ़ी 40 स्लाइड्स तक आपको इसमें देखने को मिलेगा। काफ़ी बढ़िया सेशन होने वाला है। सो आप लोग पेन और पेपर रख के और ईयरफोन्स लगा के बिना डिस्टर्बेंस के साथ देखते जाइएगा। काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्कस करने को मिलेगा, एक एक स्लाइड में कोई भी छूटना नहीं है। चलिए देखते हैं। द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। आप जानते हैं किडनी जो है उसके अंदर नेफ्रॉन एक फंक्शनल यूनिट होता है जिसकी वजह से फ़िल्टर ठीक ठाक हो जाता है। और जैसे कि आप राइट साइड अगर आप देखा जाए किस हिसाब से बोमेन्स कैप्सूल कहाँ पर रहता है, दैट इज़ इन किडनी। ये भी एक बिट है, आपको याद रखना चाहिए। और ग्लोमेरुलस वहीं पे आप देख सकते हो। बाकी आप देखिएगा क्या क्या इसके अंदर पार्ट्स है। बीइंग ए बायो स्टूडेंट्स आप सब इसके बारे में रीनाल, मेडुला, सो दी सब चीज़ें आपको याद रखना बहुत ज़रूरी, जो भी पार्ट्स ऑफ दिस किडनी। अगला जो किडनी स्टोन होता है, आपको पता है यूरिन करने के लिए दिक्कत होता है बिकॉज ऑफ द किडनी स्टोन। और वो किस लिए होता है, उसको क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट है जो इसके अंदर, उसी को किडनी स्टोन भी कह सकते हो। डायलिसिस तब होता है जब परमानेंटली आपका किडनी डैमेज हो जाता है, तभी किडनी फेल्यूर ट्रीटमेंट करने के लिए आपको ये आर्टिफिशियल आपको करना पड़ता है, दैट इज़ डायलिसिस। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इसका मेन फंक्शन है। ये जो फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन, इसका मेन रोल है। बाकी एक और आर्गन, जैसे एक और है जो अपनी ब्लड में स्प्लीन जो फिल्टर करता है। किडनी स्टोन इज़ ए रीनाल कैलकुलस और नेफ्रोलिथ। देखिएगा एग्जैक्टली इसको रीनाल कैलकुलस कहते हैं किडनी स्टोन को, दूसरा नाम, और उसको नेफ्रोलिथ भी कहते हैं। दे आर इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम फॉस्फेट, उसी फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। सो शायद आप लोगों को ये काफ़ी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया। सो इसके बारे में जो भी सवाल आते हैं, और ये ब्राउन कलर में रहता है और इसका क्या बीन शेप में होता है, ये सब चीज़ें छोटे छोटे सवाल हैं। ये सब सवाल आपसे नहीं पूछेंगे। जो सवाल पूछेंगे इस सारा मैक्सिमम आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अगला एक्सप्लोजिव्स क्या क्या है हम जानते हैं। ट्राइनाइट्रोटोलिन TNT, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, ये जो है आपको याद रखना चाहिए। ये सब चीज़ें ट्राइनाइट्रोबेंजीन, ट्राइनाइट्रोटोलिन और RDX यानी रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोजिव, ये RDX, ये तीनों क्या है, ये सब चीज़ें एक्सप्लोजिव्स है। साइक्लोनाइट, बाकी ये जो अब्रीविएशन है आप लोग देखते जाइएगा, ये सब चीज़ें RDX कहते हैं। दे आर पोटेंशियल ऑफ TNT was not seen for several years, doesn't react with metals or absorb water, very stable unlike nitroglycerin, must be set off by a detonator। ये कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है आप लोग इसको देखिएगा, बॉम्बिंग वगैरह में यूज़ किया जाता है। अगला द एसिड प्रेजेंट इन द विनेगर। देखिएगा जो विनेगर होता है, एप्पल साइडर विनेगर, जिसको एसिडिक प्रॉब्लम होती है, जिसको ठीक से एसिड फॉर्म नहीं होता, वो अर्ली मॉर्निंग एप्पल साइडर विनेगर पीने से क्या होगा, उसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सेम यहाँ पे विनेगर में क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, उसका केमिकल फार्मूला है। और ये जो भी एसिड्स होते हैं इस हिसाब से वो सब वीक एसिड जो होते हैं, और वो सब ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। जितनी ऑर्गेनिक एसिड्स है वो सब वीक एसिड है, आप याद रखिएगा। बाकी एंड स्टिंग, आप जानते हैं कभी कभी चींटी आपको काटता है तब लाल हो जाता है, तो उसमें कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। ऑनियन, आप जानते हैं सल्फ्यूरस एसिड प्रेजेंट होता है ऑनियन में, जो प्याज होता है,
और कर्ड में आप जानते हैं लैक्टिक एसिड होता है, और जो दूध को दही बनाने के लिए काफ़ी हेल्प होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम की वजह से। लेमन आप जानते हैं साइट्रिक एसिड होता है लेमन में, और टाटारिक एसिड जो है टैमरिंड इमली में होता है, और टैनिक एसिड जो है आप टी में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे राइट साइड में एक पिक्चर देखा जाए, मोआब क्या है, ये मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स नहीं है, आप ये एक ऐसा दिया गया है, पर एक्चुअल मोआब यानी मैसिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट होता है। अगर आपको एग्ज़ाम में मैसिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट दिया जाता है, आप यही लिखिएगा। अगर बोथ ऑफ द वो लिखा है तो फिर आप बोथ ऑफ वो करिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। रिसेंटली 2018 में इन्होंने क्या किया, अमेरिका वालों ने अफ़गानिस्तान में इनको लगा कि कोई टनल है जो टेररिस्ट वगैरह वहाँ पे मूवमेंट चल रहा है, तो उस टनल को क्लोज़ करने के लिए इन्होंने ऐसी ऑपरेशन स्टार्ट किया कि वहाँ पे जाके सीधा मैसिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट, एक बॉम्ब है काफ़ी पावरफुल है, और जैसे कि देख सकते हैं उसका जो लेंथ है 30 फीट लॉन्ग है, और इतना वेट 21,000 पाउंड्स है। सीधा उसको वहाँ पे छोड़ा गया और ब्लास्ट किया गया है ताकि उन सब की टनल्स बंद हो जाए। सो यहाँ पे उस नाम जो GBU-43/B ये कहाँ पे डाला गया, अफ़गानिस्तान में अमेरिका ने डाला था। ये सब चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। द डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन, ये आप लोग याद रखिएगा, ऑक्सीजन जोसेफ प्रीस्ली इन्होंने डिस्कवर किया था। नाइट्रोजन को रुदरफोर्ड, और कार्बन डाइऑक्साइड जोसेफ ब्लैक, हाइड्रोजन को कैवेंडिश। प्लीज़ याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछ सकते हैं। डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिमित्री मेंडलीफ पूरा पीरियोडिक टेबल को, विलियम रामजे नोबल गैसेस को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसी को जीरो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं और नोबल और इनर्ट गैसेस कहते हैं। एक ऑरिजिन ऑफ लाइफ के लिए क्या क्या ज़रूरत है, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, इन तीनों की काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है एक ऑरिजिन ऑफ लाइफ के लिए। और बाकी आप देखा जाए यहाँ पे स्टार्टलिंग मटेरियल्स क्या क्या है, स्टार्टलिंग मटेरियल्स मीथेन, नाइट्रोजन, फॉर्माल्डिहाइड एंड वाटर, ये सब क्या है, स्टार्टलिंग मटेरियल कह सकते हैं आप। बाकी एटॉमिक थ्योरी किसने फॉर्मुलेट किया है, जॉन डाल्टन जो है एटॉमिक थ्योरी को फॉर्मुलेट किया है। चार्विक, अब जानते हैं न्यूट्रॉन जो होता है वो प्लस और माइनस होता है, न्यूट्रल नेचर की चार्विक फॉर्मुलेट किया गया है। प्रोटॉन किस किस्म का है, पॉजिटिव नेचर का है, और अब जानते हैं प्रोटॉन को रुदरफोर्ड ने फॉर्मुलेट किया था। इलेक्ट्रॉन को जो डिस्कवरी किया था उसका नाम है जे थॉम्सन, पर नाम किसने दिया था, स्टोनी जो है उसने नाम दिया था एज ए इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा, डिस्कवरी अलग है और नाम किसने दिया वो अलग बंदा है। अगला, एलिमेंट प्रेजेंट इन सैफरॉन, मैंने बताया था जो सैफरॉन है, जो मैक्सिमम प्रोडक्शन एक फ्ला से निकलता है, आप मुझे उस फ्ला का नाम बताइएगा। और आप लोग ये याद रखिएगा, ये सैफरॉन मैक्सिमम प्रोडक्शन जम्मू एंड कश्मीर में आपको देखने को वहाँ देखने को मिलता है। तो वहाँ पे उस सैफरॉन में एक एलिमेंट है, वो है लेड। यहाँ पे लेड जो है ज़्यादा वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और इवन जो व्हीकल्स है, व्हीकल से भी आपको लेड देखने को मिलता है, वो काफ़ी डेंजरस होता है अपनी स्वास्थ्य के लिए। द एसिड प्रेजेंट इन विनेगर क्या है, एसिटिक एसिड, उसी को क्या कहते हैं, ब्यूटायरिक एसिड। घास में क्या एसिड होता है, जो ग्रास होता है, बेंजोइक एसिड होता है। हर चीज़ आप याद रखिएगा, क्योंकि कुछ भी सवाल रेस्पेक्टिव टॉपिक से आ सकता है। फ्यूमरिक एसिड प्रेजेंट इन फ्रूट जूसेस एंड गेलेटिन डेजर्ट्स, जो फ्रूट जूसेस होते हैं और गेलेटिन डेजर्ट्स होते हैं उसके अंदर आप फ्यूमरिक एसिड आप देख सकते हो। आप इसका केमिकल फार्मूला याद रखिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें अगर देखा जाए राइट साइड में आपको इसकी इम्पोर्टेंस पता चलेगा, C4H4O6। आप जानते हैं किसका C6H6, आप मुझे बताइएगा C6H6 क्या है। अगला, मैलिक एसिड इज़ प्रेजेंट इन
एप्रिकॉट, चेरीज, ग्रेप्स और प्लम्स में आपको मैलिक एसिड देखने को मिलता है। आपसे एक गुजारिश है, इस वीडियो को डाउनलोड करिए डाउनलोड ना करिए, ताकि मुझे वॉच टाइम मिल जाएगा और मोनेटाइजेशन हो जाएगा। और मैं आपसे एक बार गुजारिश करूँगा कि जो भी प्लेलिस्ट है आप इसमें एक बार गौर करिए। आपको 800 से ज़्यादा अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स आपको मिलेगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगला, फायर फाइटिंग क्लोथ्स जो है किससे बनाया हुआ रहता है? आप जानते हैं जो भी फायर फाइटिंग करते हैं फायर फाइटर्स, वो एक सूट पहन के जाते हैं। उस सूट का नाम है आस्बेस्टॉस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये आस्बेस्टॉस मटेरियल से बना हुआ रहता है। पॉलीस्टेरीन इज़ यूज्ड इन डिस्पोजेबल ग्लास। ये पॉलीस्टेरीन जो होता है ये ऐसा केमिकल है जो डिस्पोजेबल ग्लास होते हैं, पानी पीने के बाद फेंक देते हैं, उस ग्लास को मैन्युफैक्चर के लिए यूज़ किया जाता है। अगला, पॉलीथीन जो होता है वो पॉली इथेलिन से बना हुआ रहता है। बाकी फूड यूटेंसिल्स जो भी होता है उसको कोटिंग किया जाता है, ताकि ये जो कोटिंग होता है वो कोटिंग इसीलिए किया जाता है कि वो ना चिपकने का, मतलब जो भी ऑयल चीज़ें हैं उसको बिना चिपक के आराम से, नॉन स्टिक यूटेंसिल्स कह सकते हो, उसको टेफ्लॉन से उसको कोट किया जाता है। बाकी बुलेट प्रूफ जैकेट्स है, जैसे कि आप राइट साइड देख सकते हो, किससे बना हुआ रहता है? पॉलीअमाइड है, उससे बना हुआ रहता है। और केवलर एक ऐसा चीज़ है जो वो पॉलीअमाइड को ही केवलर कहते हैं, और पॉलीमर एंड लैमिनेटेड ग्लास के साथ ये बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाते हैं। अगला देखा जाए, द मस्कट ऑफ ओलंपिक 2021। अभी तक हम लोग सोच रहे थे कि 2020 में ओलंपिक्स होंगे, बिकॉज ऑफ दिस पैंडमिक कोरोना कोविड-19 की वजह से उसकी शिफ्ट हो गया, 2021 पोस्टपोन हो गया। और इसका जो मस्कट है, हर ओलंपिक्स का एक मस्कट होता है। इससे पहले फूवा था, और यहाँ पे आज के टाइम पे यहाँ पे मिराई थोवा ये एक मस्कट है जो आप राइट साइड देख सकते हैं। ये मस्कट 2021 वाला आप देख सकते हो, मिराई थोवा, जो जापान में होने वाला है, टोक्यो उसकी राजधानी, वहाँ पे होने वाला है। क्या ओलंपिक गेम्स का इंडियन ओलंपिक कमेटी ये कहाँ पर उपस्थित है? आप देख सकते हो, इंडियन ओलंपिक कमेटी जो है आपको स्विट्ज़रलैंड में देखने को मिलेगा। और इसका मोटो क्या है? सिटियस, अल्टियस और फोर्टियस, इसका यही मोटो है। सिटियस यानी फास्टर, अल्टियस हाइयर, फोर्टियस यानी स्ट्रॉन्गर, ये इनका मेन मोटो है। और अलग अलग 5 रिंग आपको देखने को मिलेगा, ऊपर 3 रिंग मिलेगा, नीचे 2 रिंग मिलेगा। 5 रिंग यानी 5 कॉन्टिनेंट का इक्वल इंडिकेट करता है। पहला काला होता है अफ्रीका, उसके बाद एशिया येलो कलर में है, अमेरिका रेड कलर में मिलेगा, उसके बाद यूरोप ब्लू, ओशियानिया जो है ग्रीन कलर में आता है। अब ये आप बताइए ओशियानिया में क्या आ सकता है, क्या क्या देश? अगला जो है एक कैपिटल्स है, माँ नेफिदवा। ये क्या है? इट इज़ द कैपिटल ऑफ नेफिदवा, एक कैपिटल है, आप लोग देखिएगा इसका क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और डेनमार्क जो है आप उसका कोपेनहेगन कैपिटल है, आयरलैंड का डुबलिन है। आप राइट साइड देख सकते हो, यहाँ पे इथियोपिया का जो एडिस अबाबा है उसका मेन मेमोरियल आप देख सकते हो वहाँ का। और ऑस्ट्रिया का वियन्ना, और आइसलैंड का जो भी है देखिएगा। और मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए विच इज़ नोन एज लार्जेस्ट गल्फ़ इन द वर्ल्ड। आप उस गल्फ़ का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। बाकी आप चंद्रयान मिशन आप जानते हैं, अलग अलग मिशंस, पहले चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था। ये पहला मून मिशन इंडिया का, जिसको 2008 में 22 अक्टूबर को सतीश धवन स्पेस सेंटर से यहाँ रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया 2008 में। उसके बाद अभी 2000 चंद्रयान 2 जो है 2019 22 जुलाई को इसको लॉन्च किया गया है, क्योंकि उस टाइम पे अपना मून जो है बहुत ही पास की पोजीशन में आप देख सकते हो, यानी जो बहुत ही पास पोजीशन यानी पेरिगी पोजीशन टू द अर्थ, तकरीबन 169.7 किलोमीटर्स ही इतना पास आ जाता है कि तब जाके ये GSLV Mark 3 M1 जो भी है और वहाँ पे लैंड होगा। इसका जो लैंडर है उसको विक्रम कहते हैं और जो रोवर है उसको प्रज्ञान कहते हैं, ये आप याद रखिएगा।
ये लैंडर वो चीज़ है जो लैंड करता है, उसके बाद जो रोवर है जो अंदर से बाहर निकलता है और उसके जो भी है चांद पे जाके पूरा हमें सिग्नल दे के उसका फ़ोटोज़ वगैरह भेजता है। सो आप देखिएगा किस हिसाब से इसको दिया गया है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसरो चीफ़ कौन है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये हम जानते हैं इसरो जो है कहाँ पर उपस्थित है, ये बेंगलुरु में आप देख सकते हो। इसका जो चीफ़ है के शिवन इज़ द चीफ़ ऑफ इसरो। अगला ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जो रिसेंटली 6 ऑफिसर्स वुमेन ऑफिसर्स ऑफ इंडियन नेवी सर्कम नेविगेशन किया है उन्होंने अराउंड द ग्लोब। ये बहुत ही गर्व की बात है। आजकल औरतें भी ऐसे एडवेंचरस और डेयरिंग एडवेंचरस कर रहे हैं। और INSV तरनी इंडियन नेवल सेलिंग वेज़ल होता है। INSV यानी सेलिंग वेज़ल है, वो नॉर्मली इंडियन नेवल शिप होता है INS, यहाँ पे वेज़ल है, सेलिंग वेज़ल है तो INSV तरनी। इस पे इन 6 ऑफिसर्स ऑफ इंडियन नेवी नाविका सागर परिक्रमा, इस मिशन का नाम क्या है? नाविका सागर परिक्रमा। इन्होंने ऑल अराउंड द वर्ल्ड घूम के आ गया इस स्मॉल बोट में, यानी एक मेमेंटो दिखाया गया है। ये बोट ऐसे ही रहता है, आप देख सकते हो तकरीबन इंटरनेट पे किस हिसाब से उस बोट में जाके इन्होंने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है उस मिशन को। और इसका जो स्किपर है, स्किपर यानी कैप्टन होता है, उसका इन सब के बॉस होते हैं। स्किपर आप पूछ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बिट है। वर्तिका जोशी वाज द कैप्टन स्किपर फॉर दैट सर्कम नेविगेशन ऑफ नाविका सागर परिक्रमा। ये बिट गनशॉट है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, नेवी ऑर्गेनाइज करती है। अगला जो है, आपको इससे पहले कुछ क्वेश्चंस आपको याद रखना चाहिए। इससे पहले INSV तरनी से पहले एक और INSV महदे एक बोट है, सेम डिटो ऐसी ही बोट है। उसी बोट में फर्स्ट सोलो सर्कम नेविगेशन कमांडर दिलीप डोंडे एक पहला सागर परिक्रमा, जिन्होंने अकेला ही, पहला इंडियन है जो अकेला ही इस हिसाब से उन्होंने अलग अलग देशों में टच करते हुए उन्होंने अराउंड द ग्लोब किया था। उसके बाद मेरा कैप्टन दैट इज़ लेफ्टिनेंट कमांडर अभिलाष टॉमी। ये दिलीप डोंडे जाने के बाद मैं खुद इनके साथ, लेफ्टिनेंट कमांडर अभिलाष टॉमी के साथ INSV मधे में थाईलैंड तक जा चुका हूँ। मैं जानता हूँ, मैं अपने बॉस को, इन्होंने मतलब जो भी प्रैक्टिस ट्रायल्स था हम लोग उनके मदद किए हैं, और वहाँ जाके काफ़ी कुछ इक्विपमेंट चाहिए था इस सागर परिक्रमा के लिए। हम लोग उनके साथ जाके, मैं खुद उसमें था, 4 लोग थे हम लोग। हम जाके वापस मलेशिया टू थाईलैंड, थाईलैंड टू कोची, कोची टू गोवा, हम रिटर्न ट्रिप में थे। मैं खुद उसमें प्रेजेंट था, और यही मेरा एक नेवी का सबसे एडवेंचरस एक लाइफ बोल सकते हो, और मैं उनके साथ था। और उसके बाद मैं बीइंग इन नेवी, मैं यहाँ से आ गया, रिटायर होके आ गया, और ये सोलो सागर परिक्रमा 2 इन्होंने कंप्लीट किया, लेफ्टिनेंट कमांडर अभिलाष टॉमी। ये मेरे लिए गर्व की बात है, मैं उनके साथ काम किया था। अगला, सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? वॉशिंग सोडा जो होता है वो सोडियम कार्बोनेट होता है, और बेकिंग, इसका सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। बेकिंग सोडा यानी NaHCO3। सो ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इनको बेकरी में यूज़ किया जाता है, आप लोग इसको देख सकते हो, काफ़ी इम्पोर्टेंस है इसका बेकरी में। और 19 बेकलेट कैन बी फॉर्म्ड बाय फिनॉल एंड फॉर्माल्डिहाइड। ये 19 बेकलेट फॉर्म करने के लिए फिनॉल भी चाहिए और साथ में फॉर्माल्डिहाइड भी ज़रूरत होता है। कास्टिक सोडा क्या है? यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहते हैं। आप देख सकते हो किस हिसाब से यहाँ पे कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH2। इसका पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आप जानना बहुत ज़रूरी है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हर चीज़ को आपको पता होनी चाहिए। ब्लड का क्या है, आप लोग मुझे कमेंट करिए कमेंट सेक्शन में। बाकी pH वैल्यू 0 जो है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है मोस्ट एसिडिक टाइप की, वो HCl है। pH वैल्यू 0 होता है उसका। और pH वैल्यू 7 डिस्टिल्ड वाटर होता है, प्योर वाटर। और बाकी pH वैल्यू 14 जो है कास्टिक सोडा का ही होता है। ये आप मोस्ट बेसिसिटी कह सकते हो इस कास्टिक सोडा को। अगला, ब्लड इज़ अल्कलाइन एंड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड कौन सा है?
ये कनेक्टिव टिश्यू है और साथ में ये अल्कलाइन नेचर की हैं। और द सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल परफॉर्मेंस, इसी को कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। एग्जैक्टली क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू? द सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल परफॉर्मेंस इज़ ए कनेक्टिव टिश्यू। और द इनर लाइनिंग ऑफ द ब्लड को क्या कहते हैं? जो ब्लड वेजल है, जो इनर लाइनिंग है, उसको हम एपिथेलियल कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एमएनएस आपको कुछ हार्ड टाइप के नेचर के क्वेश्चंस होते हैं, यही वही सवाल है जो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। जो भी इनर लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेजल है उसको एपिथेलियल कहते हैं। और पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जो है ब्लड का, आप जानते हैं 7.35 से लेके 7.45, और वो बेसिक नेचर के, क्योंकि आप जानते हैं जो भी एसिड है बिलो 7 होता है और अबोव 7 जो होता है वो बेसिक नेचर के होते हैं। और रेड ब्लड सेल्स यानी एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, जिनकी लाइफ 120 दिन होता है। और वाइट ब्लड सेल्स यानी ल्यूकोसाइट्स कह सकते हो, ये हमारा कोई भी इम्यून सिस्टम को डिफेंड करने के लिए, चाहे कोई भी लग जाता है आपको काट पुट के, तब जाके थोड़ा आपको हेल्प करता है। और ये 3 से 5 दिन तक इसका वाइट ब्लड सेल्स का लाइफ होता है। प्लाज्मा आप जानते हैं कितना मात्र आप देखने को मिलता है, 55% आपको प्लाज्मा देखने को मिलेगा ब्लड में। और प्लेटलेट्स क्या होता है? प्लेटलेट्स वो चीज़ है, थ्रोम्बोसाइट्स कैसे कहते हैं इनको। इस थ्रोम्बोसाइट्स 45% आप इसमें देख सकते हो ब्लड में। ब्लड के अंदर एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, उस पिगमेंट हेल्प करता है ऑक्सीजन को एक जगह से लेके दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए, मेन मकसद होता है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड इसके साथ मिक्सर हो जाता है तब आपको बहुत ही दिक्कत होगा, आपको ऑक्सीजन एक जगह से लेके दूसरी जगह नहीं जाता, आपको हेमरेज हो जाएगा, ब्रेन हेमरेज, आप मर भी सकते हैं। और ये जो प्लेटलेट्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है अपनी लाइफ में, इन्हीं को हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। और इस हिसाब से आप राइट साइड देखा जाए, यहाँ पे ब्लड जो है लाल कलर में रहता है ह्यूमंस में, और ब्लू जो है यहाँ पे आप देख सकते हो ऑक्टोपस वगैरह में आपको लाल कलर में नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पे रेस्पिरेटरी पिगमेंट आप कह सकते हो हीमोसाइनिन, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आज तक हमसे पूछा गया है सिर्फ पिगमेंट इन द ह्यूमन ब्लड। आपको आगे ये भी पूछ सकता है कि जो ब्लड है जो अलग अलग स्पीसीज़ में किस हिसाब से होते हैं, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट आपको स्लाइड आप देखिएगा। ग्रीन कलर में आपको एर्थवार्म और लीचेस में देखने को मिलता है, जो भी मेराइन वॉर्म्स है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्पल कलर में हीमोराइथ्रिन एज वेल एज क्लोरोक्लोरिन, दिस आर ऑल वेरियस यू हैव टू रिमेंबर। आप लोग इसको देखिएगा और इस पर गौर करिएगा। आप लोग बायो स्टूडेंट्स हैं, मैं इतना नहीं जानता हूँ, लेकिन आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आपको एडवांस लेवल के सवाल पूछे जाएगा एग्जामिनेशन में, थोड़ा सा पॉज करिएगा, आप देखिएगा। एक बार प्लेलिस्ट में जाइए, आपको इससे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया गया है। चलिए अगला देखते हैं। द बोन प्रेजेंट इन द अडल्ट्स, जो बड़े लोग होते हैं उनके अंदर कुल मिला के बोन्स 205 होते हैं, पर बच्चों पे आपको, छोटे छोटे बच्चों पे, इन्फेंट्स पे आपको 305 मिलेगा। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो अपने आप जो काफ़ी जो बोन्स है वो जुड़ना शुरू हो जाता है, जुड़ने के बाद वो 205 बन जाते हैं, मतलब कम हो जाते हैं। तो बच्चों में 305 तक आपको देखने को मिलेगा, या 300 कह सकते हो, डिपेंड्स ऑन द ऑप्शन जो भी दिया गया है, देखिएगा। और 205 बन जाता है, इतना कम हो जाता है, छोटे छोटे जो बोन्स हैं वो जुड़ जाते हैं। और जो वर्टिब्रे कॉलम है, जो हम जानते हैं वर्टिब्रे कॉलम, उनमें कुल मिला के 33 बोन होते हैं। अब वो क्या है आप लोग इंटरनेट में सर्च करिए, आपको पता चल जाएगा, इतना एडवांस जाने की ज़रूरत नहीं है। और मुंह में कितने बोन्स होते हैं? कुल मिला के 14 बोन मुंह में देखने को मिलता है। और कान में आप लोगों को 6 होते हैं, दे आर ऑडिटरी ऑसिल्स कहते हैं उनको। सो 6 बोन आपको देखने को कान में मिलेगा। और आपको जो ह्यूमन बॉडी में जो छोटा सा बोन है उसको कहते हैं स्टेपीज़, और वो स्टेपीज़ एक बोन है। अगर पूछा जाए स्मॉलेस्ट मसल क्या है, स्टेपीडियस है। बोन अगर पूछा जाए स्टेपीज़ है, स्मॉलेस्ट मसल जो है स्टेपीडियस है। और लार्जेस्ट बोन जो है, जिसकी लार्जेस्ट लेंथ भी कह सकते हो, और लार्जेस्ट बोन क्या है वो है फीमर। और एवरी लिम्ब, हर लिम्ब में कितने बोन होते हैं? एक लिम्ब के अंदर 30 बोन होते हैं, ये याद रखिएगा आप। और आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए,
जो भी सवाल आए तो आपको करने का हिम्मत होनी चाहिए। आजकल इतनी अच्छी कंटेंट आपको ऑनलाइन में दिया जा रहा है, क्वेश्चन बनाने वाले सोचना चाहिए इस टॉपिक में क्वेश्चन बनाओ तो क्या बनाओ। इतनी अच्छी तरह से पढ़ाई करो कि क्वेश्चन पेपर बनाने वाले भी सोचे कि अरे पूछेंगे तो पूछेंगे क्या। अगर अगला जो है हैलोबोन प्रेजेंट इन, हैलोबोन्स वो होते हैं जैसे कि आप बर्ड्स देखें, जब बर्ड्स के अंदर आपको ऐसी हैलो टाइप के रिब्स मिलेगा उसको कहते हैं हैलोबोन्स। बर्ड्स के अंदर आपको देखने को मिलता है, वो एयर सैक्स भी उसी के अंदर होते हैं। आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल है ब्रीथिंग, अपना अपना रेस्पेक्टिव जो भी स्पीसीज़ है। जैसे कि एयर सैक्स जो है बर्ड्स में होता है, ट्रैकिया आप देख सकते हो ग्रासहोपर्स में। आप जैसे कि अलग अलग है, आप लोगों को याद रखना चाहिए। जैसे हम लोग लंग्स है जो हम लोगों को ब्रीथिंग के लिए यूज़ किया जाता है, गिल्स जो है फ़िश के अंदर होता है। अगर आपको और भी आपको देखना है, आप लोग थोड़ा सा इस पे जाइए, मेरा अपना प्लेलिस्ट में आपको अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और एनिमल्स आपको देखने को मिलेगा। यहाँ बुक लंग्स कहाँ देखने को मिलता है, स्पाइडर में आपको बुक लंग्स देखने को मिलेगा। सो आप राइट साइड देख सकते हो किस हिसाब से फ्यूमर आप देख सकते हो। पटीला क्या है, पटीला आप एक छोटी सी जो नी में जो मूवमेंटेबल बॉल होता है उसको पटीला कहते हैं। और टिबिया भी आप जानते हैं यहाँ पे जो दिया गया है। और आप लोग ये याद रखिएगा जो नीज़ है, जो नीज़ के अंदर कितने आप मतलब क्या लिक्विड होता है, उस लिक्विड का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए जल्द से जल्द। अगला जो है द गैस इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट, ऐसी कौन सी गैस यूज़ किया जाता है, जो भी फ्रूट्स है उसको पकाने के लिए कौन सा गैस यूज़ किया जाता है, उसका नाम है इथाइलिन। इथाइलिन को यूज़ किया जाता है जो भी फ्रूट्स है उसको पकाने के लिए। और आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए एसीटाइलिन है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो आर्टिफिशियली अगर कर रहे हैं मतलब पका रहे हैं उसको एसीटाइलिन कहते हैं, उसी को हम C2H2 भी कहते हैं। अगर नेचुरल राइपनिंग कर रहे हैं, नेचुरली अगर पका रहा है तो उसको कैल्शियम कार्बाइड की सख्त ज़रूरत होता है। और अगर आप देखा जाए वेल्डिंग में क्या क्या यूज़ किया जाता है, एसीटाइलिन और ऑक्सीजन की दोनों की कंटेंट यूज़ किया जाता है, आप लोग देखिएगा। चिप्स प्रिजर्वेशन आप जानते हैं, जो भी कुरकुरे हो गए, जो भी चिप्स हो गए, बिंगो हो गए, ये सब चीज़ें प्रिजर्व करने के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है नाइट्रोजन को उसके अंदर चिप्स प्रोडक्शन में या पैकिंग मटेरियल में इस नाइट्रोजन को यूज़ किया जाता है। अगला एरोप्लेन जो टायर्स है, जिस हिसाब से यहाँ पे टायर्स दिया गया है, उनके अंदर जब एरोप्लेन लैंड होता है उसका मैक्सिमम प्रेशर आपको टायर्स में देखने को मिलता है। उस मैक्सिमम प्रेशर को, उस एटमॉस्फेरिक कंडीशन को नज़र रखते हुए तो उसके अंदर नाइट्रोजन को फिल किया जाता है, क्योंकि वो जल्द से जल्द कंबशन नहीं होता। इसीलिए हम लोग आजकल जो भी व्हीकल्स हैं उनमें नाइट्रोजन इसीलिए डाला जाता है टायर बस्ट ना हो। अगर नाइट्रोजन अगर नहीं डालोगे तो टायर बस्ट होने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो इसीलिए हम लोगों को टायर बस्ट को बचाने के लिए इस हिसाब से हम लोग नाइट्रोजन कूलिंग इफेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आप इलेक्ट्रिक बल्ब देखा जाए, इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है आप लोग उसके अंदर आर्गन की मात्रा ज़्यादा होता है और साथ में आर्गन के अलावा नाइट्रोजन भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आर्गन एक कंबस्टिबल गैस है और नाइट्रोजन जो है नॉन कंबस्टिबल गैस है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप कंबस्टिबल गैस डालोगे, ऑब्वियसली जब गर्म होगा इलेक्ट्रिक बल्ब अपने आप वो फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये आप याद रखना चाहिए। इसमें नॉन कंबस्टिबल गैस क्या है, वो है नाइट्रोजन, और वो मोस्ट डिफ्यूजिव है। जैसे आप उस थर्मोकोल बॉक्स से जैसे ओपन करोगे ना तो सेम टाइम वो एवापोरेट हो जाता है, बहुत ही ख़तरनाक है। और ये स्मेल ज़्यादा नहीं होता इसका, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और आर्गन आप जानते ही हैं, इसको इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर स्टोर किया जाता है और वहाँ पे टंगस्टन भी आप देख सकते हो। जैसे कि जो फ्लोरेसेंट लैम्प्स है उनमें आपको मर्क्यूरी वेपर्स आपको देखने को मिलता है, तभी आप लोग ये जो भी फ्लोरेसेंट लैम्प्स है इनमें आपको काफ़ी वाइट लाइटनिंग आपको देखने को लाइटिंग मिलता है। अगला देखिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेशन है भाई, आप लोग पेशेंस के साथ हर पॉइंट को नोट करिएगा। अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा स्पीड भाग रहा हूँ, इसका स्पीड कम कर लेना, क्योंकि एक भी अगर बिट छूट गया तो समझो कि एक बिट चला गया। इनमें कम से कम आज आपको मिलेगा तकरीबन 2 से लेकर 3,000 बिट्स अलग अलग आपको मिल जाएगा। जिस हिसाब से मैं कहानी सुना रहा हूँ वो कहानी सुनते जाइएगा और उनमें आपको लगे कि ये सवाल आपको
छूट रहा है, ये सवाल आपको मतलब नहीं आता, तो उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये 1.5 घंटा या 1 घंटा जो भी सेशन है, ये आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। चलिए अगला क्या है, जो भी हम इंक यूज़ करते हैं इलेक्शन बैलेट में, जो इंक यूज़ करते हैं, हम लोगों को पता है जब इलेक्शन आप करने के बाद इलेक्शन में एक इंक डालते हैं, आपकी इंडेक्स फिंगर पे एक इंक ऐसे अप्लाई करते हैं, उसके अंदर क्या रहता है जिसकी वजह से वो 5-6 दिन तक चले नहीं जाता, परमानेंट रहता है। सिल्वर नाइट्रेट, Ag, इसका केमिकल फार्मूला आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। सिल्वर नाइट्रेट है, उसके अंदर यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से वो परमानेंट नेचर के होता है, वो मिटता नहीं है। रोडेंटिसाइड क्या होता है, जो रैट किल होता है, जो रैट चूहा को मारने की दवा को क्या कहते हैं, रोडेंटिसाइड कहते हैं, और उसके अंदर जिंक सल्फेट को यूज़ किया जाता है, काफ़ी बहुत ही ख़तरनाक है। सिल्वर ब्रोमाइड क्या है, ये सिल्वर ब्रोमाइड आपको फ़ोटोग्राफी में आप यूज़ करते हैं, ये फ़ोटोग्राफी में यूज़ करने वाला केमिकल है। एंटी स्टेन रिमूवर, आप जैसे कि आप देखते हैं जो भी कपड़े वगैरह लॉन्ड्रिंग वगैरह देते हैं, जहाँ पे आप लोग अपना ड्राई क्लीनिंग वगैरह में जो यूज़ करने वाली जो केमिकल है उसको कहते हैं एंटी स्टेन रिमूवर। आपको कोई भी अगर गंदा ग्रीस या कोई भी इंक मार्क्स वगैरह है, उसको रिमूव करने के लिए ये ऑक्सैलिक एसिड होता है, उसी को यूज़ किया जाता है एज ए एंटी स्टेन रिमूवर। और आप लोग मुझे ये बताइए, ये जो किडनी स्टोन है ये क्या चीज़ है, इसका और इसका क्या मतलब, कोई भी अगर डिफरेंस है तो मुझे बताइएगा, किडनी स्टोन क्या होता है और ये ऑक्सैलिक एसिड का क्या डिफरेंशिएशन है। अगला मैच स्टिक, आप जानते हैं जो भी मैच की तिल्ली है, और वो तिल्ली में जो सामने जो टिप में जो लाल कलर में आपको देखने को मिलता है, जो फायर इग्नाइट करता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रेड फास्फोरस, उसके अंदर डाला रहता है, जिसकी वजह से वो स्पार्क पैदा करता है और लो इग्निशन में ही वो पूरा बर्न हो जाता है। अगला जो निब ऑफ द पेन होता है, इंक पेन, यहाँ पे इंक पेन आप देखे होंगे, जो भी इंक पेन होता है उसको हम लिखते हैं, जो सामने एक शार्प एक चीज़ होता है, जो मेटल, उस मेटल किससे बना हुआ रहता है, आप लोग जानना बहुत ज़रूरी है। अपनी पीरियाडिक टेबल में जो लाइटेस्ट एलिमेंट है वो हाइड्रोजन है, और लाइटेस्ट जो मेटल होता है वो लिथियम होता है, काफ़ी लाइट होता है। अगर आपको हेवीएस्ट मेटल अगर आप देखा जाए वो है ऑस्मियम, यही चीज़ हम लोग इंक पेन में यूज़ किया जाता है, और तभी वो इंक पेन जो भी होता है वो काफ़ी वेट होता है, पूरा पेन अलग और वो सिर्फ वो निब पोर्शन अलग वेट होता है, इसीलिए हम लोग जब भी इंक पेन को पकड़ते हैं वो काफ़ी भारी फील करता है। वो पूरा पेन का भारीपन नहीं है, वो सिर्फ उस पोर्शन का भारीपन है, इतनी ज़्यादा हैवी मेटल होता है। द एलिमेंट यूज्ड इन हाइड्रोजन बॉम्ब, ये आप लोगों को काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है सूरज में और हाइड्रोजन बॉम्ब में आपको FuSiON देखने को मिलता है, पर आटम बॉम्ब में आपको फिजन देखने को मिलता है, FiSSiON देखने को आटम बॉम्ब में मिलता है। ऐसी कौन सी एलिमेंट है जो यूज़ किया जाता है हाइड्रोजन में, यूरेनियम और प्लूटोनियम होता है, और बाकी यूरेनियम में क्या है वो आप लोग थोड़ा सा नेट पे सर्च करिएगा। बाकी आपसे एक सवाल पूछूंगा, जो एलिमेंट यूज़ किया गया आटम बॉम्ब में वो क्या है, आप लोग मुझे बताइए कमेंट करके। और आप राइट साइड में अगर देखा जाए, ए फैट मैन कोई नाम है, वो क्या है आप लोग बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में एक कहानी है। जो हिरोशिमा और नागासाकी में H पहले आता है कि N पहले आता है, H ही पहले आता है, तो पहला बॉम्ब हिरोशिमा में डाला गया है, अमेरिका इन द जापान। सो जापान में आप देख सकते हो हिरोशिमा में, वहाँ पे 6 अगस्त 1945 को पहले हिरोशिमा में डाला गया है, उसको कहते हैं फैट मैन। पहले फैट मैन को डाल दिया, उसके बाद लिटिल मैन को डाल दिया। सो ये आपको जानना ज़रूरी है, ये फैट मैन या लिटिल मैन आप देखिएगा इसका क्या रिलेशन है फैट मैन और लिटिल मैन का। ये बॉम्ब आटम बॉम्ब डाला गया वहाँ पे पहले हिरोशिमा में, फिर उसके बाद 9 वहाँ पे लिटिल मैन को पहले डाला गया, आई एम वेरी सॉरी, लिटिल मैन को पहले डाला गया, उसके बाद फैट मैन को डाला गया है। सो हिरोशिमा में लिटिल मैन, फैट मैन को नागासाकी में 9 अगस्त 1945। उसके बाद ही ये अक्टूबर 24 1945 को यूएनओ ने, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स अपना आप देख सकते हो न्यूयॉर्क में सेटअप किया गया इन सब को रोकने के लिए। नेक्स्ट जो है लिगामेंट्स आर मेड ऑफ, ये जो लिगामेंट्स होते हैं अपनी शरीर के अंदर,
जैसे कि आप देख सकते हो टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या क्या है। दे आर एरियोलर सॉरी एडिपोज एंड रेटिकुलर, दीज 3 आर द टिश्यूज़, आपको याद रखना चाहिए। ये सब चीज़ें टिश्यूज़ आपको देखने को मिलता है। और लिगामेंट जो होता है वो वाइट फाइबर्स या सम येलो इलास्टिक फाइबर्स, कार्टिलेज और ऑफ वाइट फाइबरस टिश्यूज़ कह सकते हो। दिस आर ऑल लिगामेंट्स जिससे बना हुआ रहता है। और टेंडन्स क्या है? इट्स अ बैंड ऑफ डेंस फाइबरस कनेक्टिव टिश्यूज़, इसको टेंडन्स कहते हैं। इट्स अ बैंड ऑफ डेंस फाइबरस कनेक्टिव टिश्यूज़ आर टेंडन्स। आप लोग याद करिएगा क्या क्या कनेक्टिव टिश्यूज़, क्या क्या फाइबरस, क्योंकि आप बायो स्टूडेंट्स हैं, आपको मैक्सिमम क्या सवाल पूछ सकते हैं आप लोग खुद, आपको लगे कि सर ये बिट्स भी आ सकता है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं अगला वीडियो में इंसर्ट करूँगा। अगला जो है भोपाल गैस ट्रेजेडी। आप जानते हैं आजकल काफ़ी गैस लीकेज हो रहा है बिकॉज ऑफ वेरियस ट्रेजेडीज़। ठीक उसी तरह 1984 में वर्ल्ड्स वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर हुआ था। 3 दिसंबर 1984 को हज़ारों लोग मर गए थे क्योंकि वहाँ पे 30 टन्स ऑफ हाईली टॉक्सिक मीथाइल आइसोसाइनेट, याद रखिएगा यहाँ पे साइनेट दिया गया है, ये लीक हुआ था भोपाल में उस यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, उस फैक्ट्री में जो मध्य प्रदेश की कैपिटल है, आप वहाँ देख सकते हो। ये यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड प्लांट है जहाँ पे ये हादसा हुआ था। यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड प्लांट, उसी प्लांट में हुआ था, काफ़ी लोगों की डेथ हो गई थी। और रिसेंटली भी आप देख सकते हो वाइजैग में जो एलजी पॉलीमर प्लांट में जो हादसा हुआ था, वो है एक गैस निकला था, वो है स्टेरीन गैस। इस स्टेरीन गैस मेन वहाँ पे काफ़ी लोगों की डेथ हो गई थी। और मिनी माता डिसीज़ आपको याद रखना चाहिए, ये क्या है? फर्स्ट डिस्कवर्ड इन मिनी माता सिटी इन जापान, ये 1956 में आपको देखने को मिलेगा। और ये बायो अक्यूमुलेटेड इन शेलफिश एंड फिश इन मिनी माता बे। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी फ़िश कंज्यूम किया है उसको क्या किया गया, मर्क्यूरी पॉइजनिंग हो गया। ये मर्क्यूरी पॉइजनिंग से जो प्रॉब्लम हुआ था वो प्रॉब्लम क्या है? मिनी माता डिसीज़। ये मछली जिसने भी खाया था जापान में, तब ये मिनी माता डिसीज़ सबको हो गया था। तो ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों को याद रखना, ये सब काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप लोग प्लीज़ गो थ्रू ऑल बिट्स। द मेरी कॉम, आप देख सकते हो रिसेंटली एक एक्ट्रेस जिन्होंने इस मूवी भी निकाला था, प्रियंका चोपड़ा, ये भी पूछ सकता है आप लोगों से। इन्होंने 8 वर्ल्ड चैम्पियन मेडल जीता था, जिनमें से 6 गोल्ड, मतलब इन्होंने 6 बार, आप उसको कह सकते हो 6 टाइम्स इन्होंने वर्ल्ड चैम्पियन रहे। और बाकी उसको उसमें से अलग 2 मेडल जो है मिला था, जो सिल्वर कह सकते हो और बाकी ब्रॉन्ज कह सकते हो। तो ये वर्ल्ड एमेच्योर बॉक्सिंग चैम्पियन जो है 6 बार रहा है। ये कहाँ से बिलोंग करती है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और ये पूमा का जो ब्रांड है वो जर्मनी बेस्ड कंपनी है। पूमा शू आप देख सकते हो, कपड़े ब्रांड का, ये ब्रांड एम्बेसडर भी ये अभी उपस्थित है, शी इज़ प्रेजेंट नाउ। अगला जो है करेंसी के बारे में कुछ चीज़ें आप लोगों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। क्या क्या करेंसी है? मलेशिया की जो करेंसी है रिंगित, और थाईलैंड में थाई बात होता है, और 1 रुपया का बराबर होता है तकरीबन 19 रिंगित है। और थाईलैंड का जो है आप थाई बात आप जानते हैं, ये भी 2 रुपया का, 1 रुपया यानी 2 बात का बराबर होता है। और फिलीपींस, यहाँ पे देखा जाए फिलीपाइन पेसो वहाँ यूज़ किया जाता है। और ब्राज़ीलियन रियाल है। बांग्लादेश टाका, ढाका इज़ द कैपिटल, श्रीलंकन रुपी। और चाइना में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा कि किस देश ने अपनी करेंसी को रिसेंटली चेंज किया, वो है चाइना। पहले यॉन करके था, यन नहीं यॉन, यन जो है आप जापान में देख सकते हो, और यॉन करके था, अभी वो रिनमिन भी हो गया। आप देख सकते हो किस हिसाब से यान को रिनमिन भी कर दिया गया है। अर्जेंटीना का क्या है? पेसो इज़ द करेंसी। सो ये सब चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप देखते जाइएगा। अगला जो है लेफ्टिनेंट भावना कांत, देखिएगा पहला वुमन है जो मेडन, यानी पहला वुमन है फीमेल पायलट फाइटर जेट का, जो फाइटर जेट इंडिया में है उसका पहला वुमन है जो अपना लेफ्टिनेंट भावना कांत। और बाकी ये 3 लड़कियां हैं जो मोहना सिंह
अवनी चतुर्वेदी, दे आर ऑल 3 वुमेन इंडियन एयरफोर्स फाइटर स्क्वाड्रन में ये पहला बैच कह सकते हो जिन्होंने एज ए वुमेन पायलट ज्वाइन किया है। इसके बाद इनमें से जो फाइटर जेट का जो पायलट बनी है वो भावना कांत को सबसे पहले एज ए फाइटर जेट पायलट आप कह सकते हो। इसके बारे में आप सवाल आ सकता है, बहुत ही गर्व की बात है ये, भावना कांत। अगला सवाल देखा जाए, टीयर गैस मैसी कहते हैं इसी को, और लैक्रीमेटर एजेंट भी कह सकते हो। और क्या है ये आप अब्रिवेशन मेरे से पढ़ नहीं पाएगा क्योंकि ये काफ़ी मुश्किलें हैं। आप देखिएगा, क्लोरो एसिटोफिनोन ये चीज़ है, और क्लोरो बेंजिली डेनिमेलो नाइट्रलाई, दिस इज़ वन थिंग जो इसके अंदर रहता है, जो टीयर गैस में काउंटर मेजर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है बाय पुलिस, काफ़ी भीड़ को भगाने के लिए। इससे क्या होगा, तो थोड़ा सा ब्लाइंडनेस टेम्पररी फील करता है। उस क्या रीज़न की वजह से, मीथाइल अल्कोहल और वुड स्पिरिट की वजह से थोड़ा सा टेम्पररी ब्लाइंडनेस हो जाता है। टीयर्स, हम जो रोते हैं, जो आंसू होते हैं, उनके अंदर कौन सा एसिड होता है आपको पता होनी चाहिए, उसको बोलते हैं सायालिक एसिड। सायालिक एसिड जो है अपना टीयर्स में होता है, और लैक्रिमल ग्लैंड्स भी अपनी आंखों में आपको देखने को मिलेगा। स्मोक बॉम्ब जो होता है वो ऑक्सीडाइज़र है, ये ऑक्सीडाइज़र कह सकते हो इसी को, और पोटाशियम नाइट्रेट इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। अगला, नंबर ऑफ़ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी, कुल मिला के 639 आपको मसल्स देखने को मिलता है, और इनमें से सबसे लार्जेस्ट क्या है, ग्लूटियस मैक्सिमस जो मसल है अपनी थाई में, उसको सबसे लार्जेस्ट मसल कह सकते हो। मैं ये थोड़ी बोला कि लार्जेस्ट बोन तो फीमर है ही, बाकी ये जो मसल है ये सबसे लार्जेस्ट मसल है, ग्लूटियस मैक्सिमस। ये आप देख सकते हो राइट साइड में किस हिसाब से वो दिखता है। अगला, स्मॉलेस्ट जो है मसल आप देख सकते हो स्टेपिडियस, मैंने आपको ऑलरेडी बताया गया है, कान में आपको देखने को मिलता है। और लॉन्गेस्ट मसल अगर पूछा जाए, यहाँ लार्जेस्ट बता रहा है, अगर लॉन्गेस्ट पूछते हैं मसल, सार्टोरियस, आप देखिएगा यहाँ लॉन्गेस्ट पूछ रहा है या लार्जेस्ट पूछ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग काफ़ी इस पर गौर करिएगा। लॉन्गेस्ट मसल अगर पूछते हैं सार्टोरियस इज़ द लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट अगर पूछते हैं ग्लूटियस मैक्सिमस, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अगला, लार्जेस्ट वेन क्या है, इंटीरियर वेना कावा इज़ द लार्जेस्ट वेन इन आ ह्यूमन बॉडी। आप लोग इंटरनेट पे सर्च करिए हाउ एग्जैक्टली द लार्जेस्ट वेन लुक्स लाइक, इंटीरियर वेना कावा। द जनरेशन पावर इज़ मैक्सिमम इन विच आर्गान, आप लोगों को आर्गान्स के बारे में सब पता होनी चाहिए। सबसे लार्जेस्ट आर्गान जो है वो लिवर है, लार्जेस्ट आर्गान जो है आपको पता होनी चाहिए कि लार्जेस्ट आर्गान अपना स्किन है। लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है, ये लिवर है। और लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, थायराइड है। द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड जो है पिट्यूटरी है। यहाँ पे आप लोगों को पता होनी चाहिए द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड जो है पिट्यूटरी ग्लैंड है। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन क्या है, सेरिब्रम। आपको सेरिबेलम जो है स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन कह सकते हो। आप लोगों को पता होनी चाहिए कि क्या ब्रेन का आउटर मोस्ट लेयर को क्या कहते हैं, और ऐसे क्या डिसीज़ है। रिसेंटली मैंने आपको बताया मेनिंगिटिस जो बीमारी होता है वो किस हिसाब से कंसर्निंग किसको अफेक्ट करता है, ये आप लोग मुझे बताइएगा। और ब्रेन डिसीज़ जो है, ये मेनिंगिटिस एक इन्फ्लेमेशन होता है अपनी ब्रेन में, ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों को याद रखना। बाकी आप लोग देखिएगा अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ऑफ ग्लैंड कहते हैं, और इमरजेंसी ग्लैंड क्या है हमारी ह्यूमन बॉडी में, आप मुझे कमेंट इमरजेंसी ग्लैंड किसको कहते हैं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, अलग अलग कहानी है, अलग अलग क्वेश्चंस आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को अगर लग रहा है कि ये सवाल कोई भी सवाल आ सकता है क्योंकि आपकी लेवल 12th स्टैंडर्ड की है, तो आप रेडी रहना चाहिए कोई भी सवाल देने के। जो एडवांस क्वेश्चंस होते हैं एडवांस लेवल के, जो इंसान उस एडवांस लेवल क्वेश्चन को क्लियर करता है वही इंसान मेरिट में एकदम आगे रहता है, और वो कट ऑफ के बारे में नहीं सोचता। जो चिल्लर होता है, जैसे कि इनकी औकात वहीं तक है, ये लोग बस इन्हीं के बारे में सोचते रहते, सर कट ऑफ क्या है, सर यहाँ पे इतना मार्क्स कितना होगा,
कितना होगा। ये वही लोग होते हैं जो एकदम चिल्लर पार्टी है, वो बस वहाँ जाने के बाद सर इंटरव्यू में क्या होगा, ये डरते रहते हैं। ये डरपोक होते हैं जो मेहनत नहीं करना जानते हैं और जिनके प्रति लगाव नहीं है। इनको नौकरी किस लिए है, इनको बस घर पे बर्तन धोने के लिए काम आते हैं या कोई भी लेबर काम करने के लिए काम आता है। वो इंसान नहीं, ये सवाल नहीं पूछता है कि कट ऑफ कितना जाता है, सर ये मार्क्स मेरा यहाँ पे ये हो गया तो क्या होगा। ये वो लोग सोचते हैं। मैं एक दावा के साथ कह सकता हूँ, अगर आपके अंदर काबिलियत है तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि एक माइकल फेल्प्स है जो आप जानते हैं, वो कम से कम कितनी मेडल लेके आए आप जानते हैं? कोई नंबर आप बिल्कुल नहीं जानते हैं। अगर आप जानते हैं ना तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा उसने कितनी गोल्ड मेडल जीता, कितनी ब्रॉन्ज जीता, कितनी सिल्वर जीता। वो एक इंसान है, हम लोग वो इंसान है जो चिल्लर हम ढूंढने लगे हैं। अरे दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो, हम लोग एक गोल्ड ओलंपिक मेडल आज तक लेके आ गया और वो पूरा अकेला इतनी गोल्ड मेडल लेके आ गया। आप थोड़ा बड़ा सोचिए। इवन मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि इतने लोगों के लिए मैंने एक साल में 1100 वीडियो बनाया। मैंने भी अपनी तरफ से पूरी जान लगा दी है। और आप लोगों को लगता है कि ये पैसा के लिए करते हैं। अरे भाई पैसा तो हमें मिल ही रहा है, हम पेंशनर्स हैं, हम डिफेंस रिटायर्ड है तो 25 से ज़्यादा पेंशन हमें मिलता है, 25,000 रुपया से ज़्यादा मिलता है। हमारे अंदर भी कुछ जुनून है, जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए हम बताना चाह रहे हैं कि तुम्हारे लिए हम हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर नहीं जा पा रहे हो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए हूँ। उनसे बढ़कर उनसे बेहतर हम आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी इस वीडियो देख रहे हैं, और हम आपके लिए तैयार है। कोई भी सवाल अगर आप हमसे पूछना है आप पूछिएगा। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत किया है, 1.5 साल की मेहनत मैंने किया है। आप देखिएगा क्या इसके अंदर प्लेलिस्ट में है। आप किसी से कम नहीं, आप पढ़ाई करो, चिल्लर के बारे में मत सोचो। चलिए देखते हैं। हो गया मोटिवेशन। एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून को एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। और आपको कुछ इम्पॉर्टेंट डे अपनी कंसर्निंग जो भी एग्ज़ाम है वो याद रखना बहुत ज़रूरी है। वर्ल्ड हेल्थ डे जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है, स्वास्थ्य दिवस। और रेड क्रॉस डे जो है 8 मई को मनाया जाता है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कब इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। और इंटरनेशनल नर्सेस डे, जो भी एग्ज़ाम मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एग्ज़ाम दे रहे हैं, 12 मई को मनाया जाता है भाई। यहाँ जो भी है 12 मई इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है। और फुटबॉल जो हुआ था रिसेंटली 2018, यानी रिसेंट नहीं 2 साल पहले, तो 18 में रनर अप कौन था? जीते तो सब जानते हैं। अरे जीता तो फ्रांस है। कहाँ हुआ था ये? रशिया में हुआ था। जीते कौन? फ्रांस। हारे कौन? क्रोएशिया। अब तो पता चल गया क्रोएशिया क्या है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताइए क्रोएशिया का करेंसी क्या है और क्रोएशिया का कैपिटल क्या है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। विनर तो सब जानते हैं पर लूज़र को कोई नहीं जानते हैं। अब हम लूज़र के ही पूछ रहे हैं, आप बताइएगा इसका कैपिटल क्या है और करेंसी क्या है। और जो भी साइन करते हैं 1 रुपया नोट पे, वो कौन बंदा है जो साइन करने वाला, उसका नाम कौन करता है? फिनेंस सेक्रेटरी है जो 1 रुपया में साइन करता है। आप लोगों को पता होनी चाहिए। फिनेंस सेक्रेटरी के अलावा आप लोग याद रखना चाहिए कि जो 100 रुपया नोट होता है वो कौन साइन करता है, आप लोग मुझे बताइएगा। द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है डाइजेशन के लिए यूज़ होता है, उसका लेंथ जो है 7 मीटर के होता है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो 1.5 मीटर के लेंथ होता है। द लार्जेस्ट वाइट ब्लड कॉर्पस्क्यूल्स, उसको कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। उसी को उन्हीं में से लार्जेस्ट क्या है? मोनोसाइट कह सकते हो। बाकी बोन और टीथ आप जानते हैं विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन आवर ह्यूमन बॉडी। आप एनामिल जिस सुना ना आपने, अपर लेयर ऑफ द टीथ एनामिल, वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। और जा भी आप कह सकते हो। और यहाँ पे बोन और टीथ किससे बना हुआ रहता है? ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ रहता है ये बोन और टीथ। पैंक्रियास फेल्योर, आप देख सकते हो ये पैंक्रियास जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है ना, ये इंसुलिन प्रोड्यूस एक लिंगरिज करके एक वर्ड है, टर्मिनोलॉजी है। आप लोग बायो स्टूडेंट्स हो, आप लोग मुझे बताइएगा ये लिंगरिज क्या है। व्हाट एग्जैक्टली दिस आईलिड ऑफ लिंगरिज सम टर्मिनोलॉजी है, आप लोग मुझे बताइएगा वो क्या है। और आप लोग यहाँ पे देखिएगा
जो पैंक्रियास फेल्यूर की वजह से डायबिटिस मेलिटस एक बीमारी होता है, इसी को हम डायबिटिस भी कहते हैं। ये पैंक्रियास जो है इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। अगर इंसुलिन जब प्रोडक्शन बंद हो जाता है तब क्या होगा, तो आपकी यहाँ पे धीरे धीरे से डायबिटिस हो जाता है। आपको ब्लड शुगर लेवल जो है मात्र फ्लक्चुएट होता है। रेड ब्लड कॉर्पस्कुल्स गेट्स रेज्ड व्हेन यू गो ऑन टॉप ऑफ हिल्स। जब आप कोई भी माउंटेन के ऊपर जाते हो वहाँ पे आपको कुछ सिकनेस फील होता है। क्यों वो फीलिंग आ जाता है, आपको वॉमिटिंग सेंसेशन भी आ जाता है, क्योंकि वाइट ब्लड कॉर्पस्कुल्स जो रेड ब्लड कॉर्पस्कुल्स होते हैं, एरिथ्रोसाइट्स, इसकी मात्रा बढ़ जाता है वहाँ पे। तब इसीलिए वहाँ पे ऑन टॉप ऑफ द माउंटेन्स क्या होगा, थोड़ा अलग सा अजीब सा फीलिंग आपको देखने को मिलता है। अगला, लीस्ट डिस्टेंस फॉर विजन। आप कोई भी वस्तु को अगर आपकी आंखों की जो नई साइट है उसको अगर ख़राब ना करने के लिए मिनिमम आपके पास 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पे आप रख के पढ़नी चाहिए। अगर आप उससे जल्दी पास में ले आओगे तो आपके स्ट्रेन होगा आपकी आंखों पे, अपने आप आपको प्रॉब्लम होगा आंखों में। अगला जो है लीस्ट डिस्टेंस, आपको पता ही है, और जो इमेज फॉर्म होता है आंखों में वो रियल एंड इन्वर्टेड होता है और वो रेटिना पे गिरता है, कॉर्निया को डोनेट करते हैं, और आप लोगों को ये सब चीज़ें आपको पता होनी ज़रूरी है। इमरजेंसी हार्मोन क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड, जो कि किडनी के ऊपर आपको देखने को मिलता है, इनको इमरजेंसी ग्लैंड कहते हैं। ये क्या सेक्रेट करता है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगला देखा जाए, द मोस्ट कॉमनली ब्रेकेबल बोन। अपनी शरीर में बहुत ही फास्ट, बहुत ही ज़्यादा बार बोन ब्रेक होने वाला क्या है, क्लेविकल बोन है। आप लोग मुझे बताइए, द लोकेशन ऑफ क्लेविकल बोन इज़ लोकेटेड इन विच प्लेस। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। द ऑर्गन फिल्टर्स द ब्लड। वो ऑर्गन क्या है जो ब्लड को फिल्टर करता है, वो है स्प्लीन। आप देख सकते हो स्प्लीन कहाँ पर उपस्थित है, ये फिल्टर करता है। आप जानते हैं किडनी भी फिल्टर करता है। अगर आप किडनी पूछा जाए, किडनी लिखिएगा, यहाँ पे ऑर्गन जो फिल्टर करता है वो स्प्लीन लिखिएगा। सो यहाँ पे ग्लैंड अगर पूछते हैं, आप देखिएगा क्या क्या इसमें सवाल, आप लोग बायो स्टूडेंट्स हैं। स्प्लीन, अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए, आप बायो स्टूडेंट्स, आप मुझे बताइए, द वन विच फिल्टर्स द ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। आप लोग मुझे आंसर दीजिए, स्प्लीन लिखोगे या किडनी लिखोगे, आप मुझे कमेंट करिएगा टेक्स्ट में। हार्ट इज़ मेड ऑफ कार्डियक मसल्स। हम जानते हैं ये स्प्लीन को क्या कहते हैं, लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन भी कह सकते हो, ठीक है। आप लोग देखिएगा, ये हार्ट जो है कार्डियक मसल से बना हुआ रहता है। कभी कभी क्या होता है कि ब्लड जो है ठीक से पंपिंग नहीं होती है, कुछ ब्लॉकेज हो जाता है। उस ब्लॉकेज को ठीक ठाक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टंट लगाते हैं। उसको कहते हैं, स्टंट का दूसरा नाम पेस मेकर है, जो आपको एक पल्स जो होता है, वो एक पल्स का एक अलग टर्मिनोलॉजी है। आप लोग उस टर्मिनोलॉजी क्या कहते हैं बताइएगा। ये पल्स प्रोड्यूस करने के लिए, पंपिंग प्रोड्यूस करने के लिए एक टर्मिनोलॉजी है जो आपको याद रखना चाहिए। आप मुझे उस टर्मिनोलॉजी का क्या है, वो मेन रोल क्या है, कैसे वो पल्स पंपिंग होता है, उसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। अगला जो है बेसिक, जो अपनी हृदय है वो किसकी, वो लेयर अराउंड द हार्ट क्या है, आप मुझे बताइए। लेयर अराउंड द ब्रेन क्या है, आप मुझे कमेंट करके सेक्शन में बताइए। जो भी मैं सवाल दे रहा हूँ, आप लोग सवाल और जवाब दोनों कमेंट सेक्शन में आप एक काम करिए, टाइप करके आप मेरा डिफेंस ICTA में भी आराम से इस कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, ताकि अगला वाला जो भी देखेंगे ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। जितना आप मेहनत करोगे उतना ही फ़ायदा होगा, थोड़ा सा आप मेहनत करो। अगला जो है बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। जो भी नर्वस सिस्टम है उसको कहते हैं नर्व्स। जो नसें हैं वो बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है। इन सभी नर्व्स में सबसे लार्जेस्ट नर्व क्या है, सियाटिक नर्व है, जो अपना हिप मसल से लेके नीचे तक पहुंचता है। ये सियाटिक नर्व आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, सबसे लार्जेस्ट नर्व है। और जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ ह्यूमन वॉइस बॉक्स, उसका नाम है लैरिंक्स, इसी को कहते हैं ह्यूमन वॉइस बॉक्स। अगला
द आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ कैंसर, कैंसर को आइडेंटिफाई करने के लिए ऐसी कौन सा आइसोटोप यूज़ किया जाता है? कोबाल्ट 60, ये ही कैंसर आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, कोबाल्ट 60। अगला, द शिप ऑफ द डेजर्ट किसको कहते हैं? यहाँ पे कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं। ये नॉर्मली शिप समंदर में रहता है, लेकिन यहाँ डेजर्ट में जो शिप है, जहाज़ है, वो है कैमल है। और दिट कैनॉट बी स्टोर्ड, वाटर थोड़ी ना स्टोर रहता है उसके अंदर, वो फैट स्टोर करता है अपनी हम्प में, क्योंकि हम्प ऑफ एडिपोज टिश्यू प्रोवाइड्स वाटर व्हेन ऑक्सीडाइज्ड, वो धीरे से आपको ऑक्सीडाइज्ड करके पानी प्रोवाइड करता है। बाकी देखिएगा क्या क्या अडेप्टेशन है इसके अंदर, इसके प्रति। नॉस्ट्रल्स कैन बी क्लोज्ड, अपनी पूरी नाक बंद हो सकता है। और कीप आउट ब्लोइंग सैंड, जो भी सैंड आएगा वो अंदर नहीं जाएगा। अगला, थिक फर एंड अंडर कूल, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा कूल कंडीशन में इस हिसाब से ज़्यादा आपको बाल देखने को मिलता है, फर देखने को मिलता है। प्रोवाइड वार्मथ ड्यूरिंग कोल्ड डेजर्ट नाइट्स एंड इंसुलेशन अगेंस्ट डे टाइम हीट, यही आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। सो इसमें लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग लेग्स आपको देखने को मिलता है। इट हेल्प्स टू कैरी हेवी लोड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस एंड कीप इट्स बॉडी फर्दर अवे फ्रॉम द हॉट सैंड, यही एक मेन रीज़न है, हॉट सैंड से अपना बॉडी दूर रखने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, इसीलिए हम कहते हैं शिप ऑफ द डेजर्ट। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। ऐसी कौन सी स्पीसीज़ है जो अपनी अपर जा को मूवमेंट कर सकती है? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, ऐसी कौन सी स्पीसीज़ है जो अपर जा को मूवमेंट कर सकती है। अगला जो है, टायर्स वर मेड ऑफ कार्बन ब्लैक दैट इज़ रेयन प्रायर नाउ नायलॉन, पहले हम नायलॉन थोड़ी ना कहते थे, उसको हम रेयन कहते थे, अभी उसको नायलॉन बोलने लगे। अभी जो भी टायर्स होते हैं वो कार्बन ब्लैक के अलावा नायलॉन के साथ बनावट होता है, तभी वो स्ट्रांग होते हैं। 7 अप्रैल 2018 को एक केमिकल वॉरफेयर अटैक रिसेंटली कैरी आउट किया गया था। अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस तीनों मिलके सीरियन सिटी पे एक ऐसे केमिकल अटैक किए गए थे, काफ़ी लोगों का डेथ हो गया था। ये आप याद रखिएगा, सीरियन सिटी में रिसेंटली अटैक किए गए थे, केमिकल अटैक। अगला, यूके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, रिसेंटली हम जानते हैं इनको कोविड-19 कोरोना वायरस हो गया था। और आप लोग ब्राज़ील प्राइम मिनिस्टर जेर बोल्सोनारो का आप देखे होंगे, जैसे जेर बोल्सोनारो इज़ द ब्राज़ील प्राइम मिनिस्टर जो रिपब्लिक डे टाइम में चीफ गेस्ट बन के आए थे। कुछ प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। और चाइना का क्या है, शी जिनपिंग उनका है। आप लोग अगला देखिएगा, लज्जा एक किताब है, यानी शेम कह सकते हो। इस किताब का जो राइटर है तस्लीमा नसरीन, आप देख सकते हो किस हिसाब से सेंटर में आप देख सकते हो, तस्लीमा नसरीन इस किताब का ऑथर कह सकते हो। और CFL का अब्रीविएशन क्या है? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प इसका अब्रीविएशन है। LED यानी लाइट एमिटिंग डायोड, LCD यानी क्रिस्टल डायोड। सो ये सब चीज़ें आपको याद रखना चाहिए। जो भी फ्लोरोसेंट लैम्प है, इनमें से आप मर्क्यूरी वेपर से ये पूरा लाइटनिंग बहुत ही ज़्यादा होता है CFL लैम्प्स में, क्योंकि मर्क्यूरी वेपर से कोट किया गया है। सेरेब्रल हेमरेज क्या होता है? इट्स बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन K। आप लोग विटामिन्स एक बार गौर करिएगा, रेटिनॉल, विटामिन A। अब विटामिन B कॉम्प्लेक्स काफ़ी हैं। अब B कॉम्प्लेक्स में जो इम्पोर्टेंट है, पहले B1 बताता हूँ, उसके बाद B3 जो है नियासिन है। और आप लोग याद रखिएगा B2 को क्या कहते हैं, B3 को, B4 क्या है, B5 क्या है, आप लोग थोड़ा सा इस पर गौर करिएगा अगर आपको लग रहा है कि सवाल आ सकता है। और B12 क्या है, दैट इज़ साइनोकोबालामाइन। सो अलग अलग आपको अगर पता है B कॉम्प्लेक्स विटामिन्स, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो। अगला क्या है, यहाँ पे विटामिन C है, उसको आस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। नींबू में साइट्रिक एसिड में आपको देखने को मिलेगा। दांतों के लिए, स्कर्वी डिसीज़ के लिए अगेंस्ट फाइट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैल्सीफेरॉल, विटामिन D, बोलिक्स यानी रिकेट्स वगैरह प्रॉब्लम अवॉइड करने के लिए विटामिन D, कैल्सीफेरॉल कॉड लिवर ऑयल में आपको देखने को मिलता है। और विटामिन E
यानी टोकोफेरॉल आपको न्यूरोलॉजिकल कंसर्निंग जो भी डिसऑर्डर्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टोकोफेरॉल, विटामिन ई एंड नो विटामिन के। इस विटामिन के जो है इसी को फिलोक्विनाइन कहते हैं या नाफ्थिक्विनोन भी कह सकते हो, विटामिन के। और ये विटामिन के जो है आप लोग जैसे कि फ़ैट सॉल्युबल है और फैट वाले जो